जय हिंद। आज के वीडियो में हम चित्रमिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन में हम फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में आयत और वर्ग यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में अध्ययन करेंगे और इनके फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आयत और वर्ग। तो आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम आयत और वर्ग के प्रॉपर्टी के बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का पहला वीडियो, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में। तो पहले हम बात करें रेक्टेंगल के बारे में, जिसे आयत कहा जाता है। यहाँ पर हम पहली बात कर रहे हैं आयत के बारे में। आयत, जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। अब आपको पता है आयत किसे कहते हैं। आयत वह होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आयत, ये एक बनाया हुआ आयत है। इस प्रकार से इसको मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। माना कि जो इसकी लंबाई है वो एल है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं, लंबाई को एल और चौड़ाई को बी मान लेते हैं। जबकि जो ए और सी है ये विकर्ण है और डी और बी क्या है, विकर्ण है। आपको पता है कि जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष को शीर्ष से मिलाने वाली भुजा विकर्ण कहलाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, गुणधर्म की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, और ये ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अगर पूछे कि आयत की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो आयत की सबसे बड़ी भुजा होती है उसका विकर्ण। तो यहाँ पर हम बात करें रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो हमेशा समान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू सी ए। या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, विकर्ण समान होंगे, यानी कि बराबर है। विकर्ण क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर यदि सेंटर पॉइंट को मैं ओ मान लूं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि डी ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण भी आपस में बराबर है, जबकि ओ डी बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए होगा, क्योंकि ये आपस में भी बराबर होंगे। क्योंकि यदि आपको पूछे कि रेक्टेंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो वो उसका विकर्ण होता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो एंगल के बारे में, यहाँ पर यदि हम एंगल के बारे में बात करें, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हमेशा समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। तो आई होप आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज हो चुका होगा। अब हम इसके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उस रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। रेक्टेंगल का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जबकि रेक्टेंगल का जो विकर्ण होता है वो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लंबाई को एल माना है और चौड़ाई को बी माना है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूलेज को। यदि आयत का क्षेत्रफल पूछे, यदि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि एल इंटू बी हो जाएगा। यदि यहाँ पर बात की जाए आयत के परिमाप की, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आयत का परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। पेरीमीटर को आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसके आसपास की कितनी बाउंड्री है। जैसे कि खेत है, तो खेत के आसपास में जब तारबंदी करते हैं तो वो उसका परिमाप होता है। जबकि क्षेत्रफल का मतलब होता है ये आपके पास आयत है, इस आयत के अंदर आप कितना अनाज वगैरह उगा सकते हो, वो कहलाता है क्षेत्रफल। तो यदि हम यहाँ पर परिमाप की बात करें, तो यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर लंबाई, कितनी लंबाई होगी, 2 लंबाई,
यहाँ पर चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई, कितनी चौड़ाई होगी? 2 चौड़ाई। अब देखो सब में से 2 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 2l प्लस बी। तो यहाँ पर इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है इसके विकर्ण के बारे में। तो आयत का विकर्ण होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सॉल्व किया जाता है। आपको विकर्ण फाइंड करना है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर यदि हम डायगोनल यानी कि विकर्ण की बात करें, आयत के विकर्ण की बात करें, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आई होप आप आयत की प्रॉपर्टीज के बारे में समझ चुके होंगे और इसके फॉर्मूलाज के बारे में भी समझ चुके होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पर कंप्लीट होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग वाला टॉपिक। वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वह वर्ग कहलाता है। तथा जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो आपस में स्वद्विभाजित करते हैं। स्वद्विभाजित का मतलब होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वर्ग के बारे में, तो वर्ग कुछ इस प्रकार की आकृति मान लेते हैं, इसको ए, बी, सी और डी। हम यहाँ पर देखी जाए तो इस प्रत्येक भुजा को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, भुजा बराबर क्या मान लेते हैं? ए, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है। यहाँ पर हमने लंबाई अलग थी और चौड़ाई अलग थी, इसलिए हमने एल और बी माना था। यहाँ पर हमने आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए यहाँ पर भुजा के तौर पर ए मान लिया है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर यहाँ पर क्या है? भुजा। ए बराबर हमने क्या माना है? भुजा मानी है। यदि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। जबकि इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि शीर्ष से मिलने वाली भुजा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकर्ण बराबर। विकर्ण बराबर का मतलब कौन कौन से विकर्ण? AC बराबर BD बराबर होंगे हमेशा। AC बराबर क्या होगा? BD होगा। दूसरी बात यह है कि विकर्ण एक दूसरे को स्वद्विभाजित करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को स्वद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो आई होप आप वर्ग की प्रॉपर्टी के बारे में समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में। तो पहले तो क्या बात थी कि यहाँ पर हम देखा जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा। हमने भुजा क्या मानी थी? ए, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर। यहाँ पर बात की जाए वर्ग के परिमाप की, तो परिमाप का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इसकी 4 बाउंड्री है, इसलिए 4a हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ग के परिमाप की, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है? 4 इंटू भुजा। भुजा का मतलब होता है जो आपके ये साइड ए दी हुई है वो, इसका मतलब क्या है? भुजा है। तो देखो यहाँ पर हमने बात की है वर्ग के बारे में। तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो वर्ग होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन चारों भुजाएं भी बराबर होती है। वर्ग जो कि प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, यानी कि प्रत्येक कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी प्रत्येक क्या होता है? समकोण होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को स्वद्विभाजित करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर के ऊपर क्रॉस करते हैं, जबकि आयत में ऐसा नहीं होता है। तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वर्ग में देखा जाए तो क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा इंटू भुजा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था? आयत में L इंटू बी किया था। तब यहाँ पर हम क्या, वर्ग का क्षेत्रफल
भुजा इंटू भुजा होता है, जबकि जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है। अब बात रही विकर्ण की, तो वर्ग का जो विकर्ण यानी कि डायगोनल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए वर्ग के विकर्ण की, तो आपको याद रखना है जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है भुजा रूट में 2, यानी कि भुजा हमने क्या मानी थी ए, रूट में 2। यहाँ पर ये कैसे निकला विकर्ण, यहाँ पर यदि बात को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखो कंपेयर करके, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, जबकि यहाँ पर क्या था ए था, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो रूट ऑफ 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर के ऊपर भी रूट है, यानी कि ए बाहर निकल जाएगा तो ए रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा रूट में 2। तो आई होप आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में समझ चुके होंगे। रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, पेरीमीटर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जबकि विकर्ण होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि स्क्वायर में बात की जाए तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा, और जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू भुजा, और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है भुजा रूट में 2। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिससे ये दोनों फॉर्मूलेज भी क्लियर हो जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूलेज याद हो चुके होंगे। अब उसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति क्या होगी। इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पहले तो जो पेरीमीटर होता है आयत का वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए और अनुपात में रेशियो दिखे तो आपको हमेशा उसको x मानना है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 9x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7x। आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू बी कितना दिया हुआ है 252 दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब भी रेशियो में आए उसको x मान लो, जिससे आपके पास लंबाई और चौड़ाई आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास लंबाई कितनी हो गई 9x, चौड़ाई कितनी हो गई आपके पास 7x, इसलिए आप l और b की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x मल्टीप्लाई 7x इक्वल टू 252। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 63x स्क्वायर इक्वल टू 252, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 252 अपॉन 63। ये 63 से कितनी बार कटेगा 4 टाइम्स, इसलिए यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई है। अब जो x की वैल्यू आपके पास 2 आई है उसको लंबाई और चौड़ाई में रखेंगे, जिससे रियल वैल्यू के रूप में लंबाई और चौड़ाई आपके साथ में आ जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो लंबाई के तौर पर आपने क्या लिखा था 9x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, इसलिए लेंथ आपके पास कितनी आ गई 18। इसी प्रकार चौड़ाई आपके पास में कितनी मानी थी 7x, तो आपके पास चौड़ाई कितनी आ जाएगी 7 इंटू 2 यानी कि 14। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछा गया है। पहले क्या करना है, जब भी आपको रेशियो में दिखे तो रेशियो को x मान लीजिए, जिससे आपके पास जो भी x की वैल्यू आए वो आपने जो भी x की वैल्यू मानी उसमें पुट करेंगे, जिससे आपको पास लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। अब केवल आपको फॉर्मूलाज का यूज करना है। फॉर्मूलाज क्या कहता है, पेरीमीटर का यानी कि परिमाप का, परिमाप फाइंड करने का फॉर्मूला था 2l प्लस बी, इसलिए 2 हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी थी 18, b की वैल्यू कितनी थी 14, 2 हो जाएगा। और ये 8 4 12 का 2 हासिल का 1, और ये 32, 32 दूना 64 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हो इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम 2008 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको विकर्ण दिया हुआ है यानी कि डायगोनल। डायगोनल कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर। इस पर एक भुजा भी दी हुई है। मैंने माना कि जो चौड़ाई है वो कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप विकर्ण का फॉर्मूला जानते हो। डायगोनल बराबर क्या होता है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि ये रूट इस तरफ जाएगा तो डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू कितनी दी है? 26। तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर। एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बी की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखा जाए तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि एल का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसमें फॉर्मूला लगाएं तो 26 प्लस 10 और 26 माइनस 10 हो जाएगा। इसलिए एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 36 इंटू ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से आपके पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर ये रूट लग जाएगा। 36 का कितना होता है? 6। 16 का कितना होता है? 4। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? एल की वैल्यू आपके पास में आ गई 24 सेंटीमीटर। यदि आपके पास एल की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपने पहले मानी थी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक भुजा आपको दी हुई थी, तो आप आसानी से पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। यदि बात की जाए इसके परिधि की, परिमाप की, तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है 2l प्लस बी होता है। इसलिए ये 2 हो गया। एल की वैल्यू कितनी है? 24। बी की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये 2 हो गया। ये हो जाएगा 4 3 और ये हो जाएगा 8 6 सेंटीमीटर। कई आंसर आ रहा है 68। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन समझ चुके होंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2005 में पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर आपको दो दो वर्ग है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी आपकी विकर्ण की लंबाई फाइंड करनी है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर बात की जाए इस क्वेश्चन में तो पूछा उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। किसी वर्ग का विकर्ण, हम जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है? a√2 होता है। इसलिए विकर्ण कितना दिया है? विकर्ण दिया है 4√2 इक्वल टू क्या बराबर हो जाएगा? √2 के। √2 कट गया। यहाँ पर भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 4। यहाँ तक बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर एक बड़ा वाला वृत्त है, एक बड़ा वाला वर्ग है और एक छोटा वाला वर्ग है। अब ये वाला छोटा वाला ही होगा, तो इस छोटे वाले को हम मान लेते हैं a1। इस छोटे वाले को a1 मान लेते हैं। इसलिए a1 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। यानी कि जो a1 का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ a1 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बट ये क्या कहता है कि जो पहले वाले था उसका दूसरे वाले से दुगुना है। यानी कि जो a2 का स्क्वायर है वो a2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है आपको? जो पहले वाला कितना था a1 का स्क्वायर, उसका क्या है? दुगुना है। इसलिए यहाँ पर आपके पास जो a2 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 यानी कि 32। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √32। तो यहाँ पर हम a2 बराबर क्या लिख सकते हैं? √16 इंटू 2। 16 का क्या होता है? 4 होता है। इसलिए a2 बराबर 4√2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इसकी भुजा। यानी कि बड़े वाला जो वर्ग है उसकी भुजा ये आ गई है। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि बड़े वाले वर्ग यानी कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? वर्ग के विकर्ण की लंबाई फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि जो विकर्ण होता है वो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है a√2।
यहाँ पर आपके पास भुजा A2 है, इसलिए यहाँ पर मैंने A2 डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सी वैल्यू रखनी है। यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट में 2 इंटू रूट में 2। ये 4 इंटू में रूट टू कितना हो जाएगा 2, इसलिए जो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, और रेक्टेंगल और जो आपको मैंने स्क्वायर पढ़ाए हैं उसके आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।